हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, हम लोग जो सीए में इंटरमीडिएट का पेपर नंबर 8 है उसका एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया था हम लोगों ने। अभी तक हम लोगों ने 2 चैप्टर कवर कर लिया है, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट शीट। ये जो है ये हमारा तीसरा चैप्टर होने वाला है जिसका नाम है मटेरियल कॉस्टिंग। अब आपको पता है कि ये जो चैप्टर है ये इंटरमीडिएट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार इससे क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, तो एक एमसीक्यू आप लेके चलिए कि इस चैप्टर से कंपलसरीली आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ एमसीक्यू आपके लिए सिलेक्ट किया है। टोटल 26 एमसीक्यूज है जिसमें कुछ आपके सीएमए के बुक का है, कुछ आपका पास्ट ईयर का क्वेश्चन है एंड कुछ जो एडवांस क्वेश्चन है वो मैंने खुद कलेक्ट किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, डायरेक्ट मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड एज। डायरेक्ट मटेरियल कौन सी कैटेगरी में आता है, कैसे हम डायरेक्ट मटेरियल को क्लासिफाई कर सकते हैं या फिर कौन सी हेड में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट एंड प्राइम कॉस्ट। सो ऑप्शन 1 फिक्स्ड कॉस्ट, ऑप्शन बी वेरिएबल कॉस्ट, ऑप्शन सी सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ऑप्शन डी प्राइम कॉस्ट। तो आंसर यहां पे होगा प्राइम कॉस्ट। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो है आपका राइट आंसर, प्राइम कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इज डैश। बहुत सारे इंडस्ट्रीज में, स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कॉस्ट का सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा होता है। तो यहाँ पे आंसर बहुत ही सिंपल है, आपको पता होगा मटेरियल। मटेरियल कंसिस्ट 60 to 70% of the total cost in manufacturing sector. Okay. Question number 3. Question number 3 क्या पूछ रहा है हमें, which of the following is considered to be normal loss of material। अच्छा, इनमें से कौन सा मटेरियल का नॉर्मल लॉस हम ट्रीट करेंगे। which of the following is considered as a normal loss of material। नंबर 1 लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, नंबर 2 प्लीफरेज यानी कि चोरी हो गया, नंबर सी लॉस ड्यू टू ब्रेकिंग द बल्क, ओके, नंबर डी लॉस ड्यू टू केयरलेस हैंडलिंग ऑफ मटेरियल। सो यहां पे जो नॉर्मल लॉस ट्रीट किया जाएगा वो होगा ऑप्शन सी लॉस ड्यू टू ब्रेकिंग द बल्क। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्राइसिंग कॉस्ट लैग बिहाइंड द करेंट इकोनॉमिक वैल्यू। अच्छा, इनमें से कौन सी मेथड में जो कॉस्ट है, इनमें से कौन सी मेथड जो मटेरियल इश्यू के जो डिफरेंट मेथड्स है, मटेरियल इश्यू प्राइसिंग के जो डिफरेंट मेथड्स है, इनमें से कौन सी मेथड में जो कॉस्ट ऑफ द मटेरियल है वो लैग करता है बिहाइंड द करेंट इकोनॉमिक वैल्यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फीफो मेथड, यानी कि फास्ट इन फास्ट आउट मेथड। इसका लॉजिक मैं आपको सिंपली बताता हूं। फीफो में हम क्या करते हैं, जो मटेरियल हमने पहले इश्यू किया था उसे हम पहले, जो मटेरियल हमने पहले परचेज किया था वो हम पहले इशू करते। अब जो अभी हम लोग मटेरियल खरीद रहे वो करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से होगा, जो पहले हमने परचेज किया था वो क्या होगा, उस टाइम पे जो मार्केट प्राइस था उस हिसाब से हमने परचेज किया होगा। इसीलिए जो करंट मार्केट प्राइस है ना वो कभी भी फीफो मेथड में मैच नहीं करेगा। ठीक है, ओके। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5, कॉन्टिन्यूअस स्टॉक टेकिंग इज ए पार्ट ऑफ, ऑप्शन है एनुअल स्टॉक टेकिंग, परपेचुअल इन्वेंट्री, एबीसी एनालिसिस, बिन कार्ड। इनमें से करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा परपेचुअल इन्वेंट्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, which of the following method issue in which of the following methods issue of material are priced at predetermined rate। इनमें से कौन सा मेथड में, कौन सी मेथड में जो मटेरियल इश्यू किया जाता है वो एक प्री डिटरमाइंड रेट में किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन है इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड, मार्केट प्राइस मेथड। सो द करेक्ट आंसर इज स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। ओके, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, व्हेन मटेरियल प्राइसेस फ्लक्चुएट वाइडली। मटेरियल प्राइस जब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, व्हिच मेथड, द मेथड ऑफ प्राइस दैट गिव्स एब्सर्ड रिजल्ट इज डैश। अच्छा, एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, इलॉजिकल, ओके, और नॉट करेक्ट। ठीक है, तो जो मटेरियल की प्राइस ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है इनमें से कौन सा मेथड हमें करेक्ट वैल्यूएशन नहीं देता है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा जो आंसर है वो है सिंपल एवरेज मेथड। ओके, सो व्हेन मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएट वाइडली, जब मटेरियल प्राइस ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है,
कौन सा मेथड जो है जो सबसे इनकरेक्ट और इलॉजिकल आंसर देता है हमें और इलॉजिकल वैल्यूएशन देता है, तो इसका आंसर होगा सिंपल एवरेज प्राइस। सो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो होगा 7, सिंपल एवरेज प्राइस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, व्हेन प्राइस फ्लक्चुएट वाइडली, सेम क्वेश्चन दिया है लेकिन थोड़ा सा घुमा के दिया है, व्हेन प्राइस फ्लक्चुएट वाइडली द मेथड दैट विल स्मूथ आउट द इफेक्ट ऑफ फ्लक्चुएशन इज। अच्छा, कौन सा मेथड खराब देता है, वो तो क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है कि कौन सा मेथड सबसे अच्छा रिजल्ट देता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो ये पूछ रहा था कि जब प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है तो कौन सा मेथड सबसे खराब रिजल्ट देता है, तो आंसर था सिंपल एवरेज। अब अच्छा कौन देता है, सबसे स्मूथ कौन होता है, वो है वेटेड एवरेज। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका आंसर होगा वेटेड एवरेज। क्वेश्चन नंबर 9 चलते, अंडर एफएनएस सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री, देखो अंडर द एफएसएन, एफ मतलब फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, एफएनएस का मतलब क्या होता है, एफएसएन का फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग। ठीक है, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग। सो इस सिस्टम में फास्ट मूविंग अंडर द एफएसएन सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ A. Volume of the material consumed, frequency of usage of item of inventory, criticality of the item of inventory for the production, value of the item of the inventory। अच्छा, एफएनएस सिस्टम में मटेरियल को हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, तो इसका सिंपल सा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूज ऑफ द मटेरियल, इसीलिए तो नाम दिया गया है फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग। ठीक है, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, फॉर्म यूज फॉर मेकिंग ए फॉर्मल रिक्वेस्ट टू द परचेज डिपार्टमेंट टू परचेज मटेरियल इज डैश। अच्छा, इनमें से कौन सा फॉर्म मटेरियल परचेज डिपार्टमेंट को एक फॉर्मल रिक्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, फॉर्म व्हिच फॉर्म यूज्ड फॉर मेकिंग ए फॉर्मल रिक्वेस्ट टू द परचेजिंग डिपार्टमेंट टू परचेज मटेरियल इज डैश। इनमें से कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है परचेज डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करने के लिए टू परचेज द मटेरियल। ऑप्शंस आर ए मटेरियल ट्रांसफर नोट, बी परचेज रिक्विजिशन नोट, सी बिल ऑफ मटेरियल, डी मटेरियल रिक्विजिशन नोट। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है परचेज रिक्विजिशन नोट। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते। इफ द रॉ मटेरियल प्राइस आर सफरिंग फ्रॉम इन्फ्लेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड of valuing the stock will give the lowest gross profit। अच्छा, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है, मतलब मटेरियल की प्राइस बढ़ते जा रहा है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा मेथड सबसे कम प्रॉफिट हमें शो करेगा। नंबर ए लिफो, नंबर बी फीफो, नंबर सी रिप्लेसमेंट मेथड, नंबर डी इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लिफो मेथड, क्योंकि राइजिंग टाइम के टाइम पे लिफो मेथड जो है वो अच्छा रिजल्ट हमें नहीं देता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, ए कंपनी रिक्वायर्स 1 लाख यूनिट ऑफ एन आइटम एनुअली। एक कंपनी को 1 लाख यूनिट चाहिए एनुअली, तो एनुअल कंजप्शन यानी कि ए कितना है, ए है हमारा 1 लाख यूनिट, सही है। उसके बाद कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 10 रुपीज का। कॉस्ट पर यूनिट कितना है, यानी कि मैं बोलूँ कि पी जो है वो 10 रुपीज का है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है सर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर जो है यहाँ पे 500 का है, और कैरिंग कॉस्ट जो है वो 50% ऑफ परचेस प्राइस है, यानी कि 5 रुपये का। तो यहाँ पे पूछा है सर ईओक्यू कितना होगा, आंसर है 2AO/C, इसका होल रूट ओवर। सो 2 × 1 लाख इंटू आपका 500 डिवाइडेड बाई 5, इसका रूट ओवर। इसका रूट ओवर निकाल लीजिए, एक बार मैं कैलकुलेटर में निकाल लेता हूं, तो इसका जो आएगा आंसर वो आएगा बी 4472, सही है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी, ये वाला 4472। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्राइसिंग कॉस्ट लैग बिहाइंड द करेंट मार्केट वैल्यू। ये ऑलरेडी हमने बात कर लिया था फीफो मेथड, एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते, 1 मिनट, 1 मिनट स्टूडेंट्स।
चलो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल रिलेटिंग टू ए कंपनी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 4000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 6400, मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है 31200। ऑन द बेसिस ऑफ एबव व्हाट इज द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितने का है? ओके देखो यहां पे हमें क्या क्या दे रखा है, हमें ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है, तो हम एवरेज इन्वेंट्री तो निकाल सकते हैं, एवरेज स्टॉक ऑफ एवरेज हम निकाल सकते हैं, एवरेज इन्वेंट्री। सो ये कैसे निकलेगा 6400 प्लस 4000 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5200। हमें यहां पे मटेरियल कंज्यूम दे रखा है, सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना होगा 31200 डिवाइडेड बाई 5200। सो आंसर आ जाएगा आपका 6। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 6 टाइम्स। ओके सो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, मटेरियल कंज्यूम दे रखा है, आप आराम से क्या कर सकते हो, आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हो। सही है, चलो क्वेश्चन नंबर 15, एट द इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सा ईओक्यू के लिए सही है, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी में इनमें से कौन सा सही है। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज मिनिमम, ऑप्शन बी कैरिंग कॉस्ट इज मिनिमम, ऑप्शन सी ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, ऑप्शन डी परचेज प्राइस इज मिनिमम। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। ओके क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, which operation of material control is responsible for distributing material from the inventory to various department और production unit। अच्छा इनमें से कौन सा ऑपरेशन मटेरियल कंट्रोल में कौन सा ऑपरेशन रेस्पॉन्सिबल है मटेरियल को डिफरेंट इन्वेंट्री टू वेरियस डिपार्टमेंट, मटेरियल को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को सप्लाई करने में कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन 1 स्टोरेज ऑफ द मटेरियल, ऑप्शन बी रिसीविंग ऑफ द मटेरियल, ऑप्शन सी इशूइंग ऑफ द मटेरियल, ऑप्शन डी स्टॉक ऑडिट। तो बहुत ही आसान सा सवाल है कि भाई कौन सा वो प्रोसेस है या फिर कौन सा वो ऑपरेशन है जिसके थ्रू आप एक डिपार्टमेंट से स्टोर से डिफरेंट डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल सप्लाई करते हो, तो इशूइंग ऑफ मटेरियल। ओके उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, Which department is primarily responsible for addressing loss and wastages during the manufacturing process। अच्छा कौन सा वो डिपार्टमेंट है जो कि जब लॉस एंड वेस्टेजेस ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कौन सा डिपार्टमेंट लॉस एंड वेस्टेजेस रिपोर्ट करता है जब मैन्युफैक्चरिंग चलता है। तो यहाँ पे आंसर बहुत ही सिंपल है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहे हैं, व्हाट डज द मटेरियल परचेज डिपार्टमेंट नीड टू कंसीडर व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन फ्रॉम वेयर टू परचेज। अच्छा बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि जब परचेज डिपार्टमेंट किसी से कोई भी रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है और उसके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है ना वेयर टू परचेज, भाई हम कहाँ से खरीदे, तो उसे कौन सा क्वालिटी चाहिए, ठीक है, वो कौन सी चीजों के ऊपर फोकस करेगा परचेज डिपार्टमेंट जब उसके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है फ्रॉम वेयर टू परचेज। सपोज आप अपने आपको परचेज डिपार्टमेंट का हेड ले लो, ठीक है, परचेज मैनेजर ले लो, आप अपने आप को परचेज मैनेजर ले लो, एज ए परचेज मैनेजर आपके दिमाग में ये होगा, ये आपके दिमाग में जब क्वेश्चन आएगा वेयर टू परचेज द रॉ मटेरियल, तो आपको क्या क्वालिटी चेक करना है। ऑप्शन ए प्रीफर द पेमेंट मेथड फॉर द सप्लायर, पेमेंट मेथड सप्लायर का कैसा है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो है द लोकेशन ऑफ द सप्लायर्स वेयरहाउस, सप्लायर का वेयरहाउस का लोकेशन क्या है। नंबर सी जो है वो है रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द सप्लायर, रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी सप्लायर का वो चेक करेगा, या फिर द मार्केट स्ट्रैटेजी ऑफ द सप्लायर। तो करेक्ट आंसर इज द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द सप्लायर। ओके उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहे हैं, When should the storekeeper initiate a purchase requisition for regular store item। अच्छा स्टोर कीपर कब रेगुलर आइटम, जो स्टोर का रेगुलर आइटम है उसके लिए कब परचेज रिक्विजिशन डालेगा। ऑप्शन ए when the stock level of any item falls below 0, जब स्टॉक
जब स्टॉक में किसी भी आइटम का जो लेबल है वो 0 हो जाएगा। व्हेन द स्टॉक लेबल ऑफ एनी आइटम अप्रोच द रीऑर्डर लेबल फिक्स्ड। अच्छा, हर एक आइटम के लिए रीऑर्डर लेबल फिक्स किया जाता है। अगर किसी आइटम का जो स्टॉक है वो रीऑर्डर लेबल टच कर जाता है तो ऑर्डर प्लेस करेगा। व्हेन द स्टॉक लेबल एट एनी आइटम रीच टू द मिनिमम लेबल। अच्छा, जब मिनिमम लेबल टच कर जाए तब ऑर्डर करेगा। व्हेन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आस्क्स फॉर रॉ मटेरियल। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब क्या करेगा, रॉ मटेरियल के लिए पूछेगा उस टाइम के लिए। तो देखो, जब आपका नॉर्मल रॉ मटेरियल है ना, जो बार बार आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होता है, उस रॉ मटेरियल के लिए स्टोर कीपर को किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज के लिए जो स्टोर कीपर है ना, उसे किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल जब वो मिनिमम लेवल टच करेगा ना तो वो ऑर्डर प्लेस कर लेगा। सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 20। इफ द मैक्सिमम कंजप्शन ऑफ ए मटेरियल इज 100, अगर मटेरियल की मैक्सिमम कंजप्शन 100 है एंड मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है 4 वीक्स, देन व्हाट इज द रीऑर्डर लेवल। अच्छा, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम कंजप्शन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो यहाँ पे रीऑर्डर लेवल का जो क्वांटिटी होगा वो कितना हो जाएगा, 100 इंटू 4 यानी कि 400 यूनिट्स। सो आंसर इज सी। Which of the following is the formula for computation of maximum level? अच्छा, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या है? मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। What does the carrying cost per unit per annum represent in EOQ formula? अच्छा, EOQ में जो हमारा C है ना, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर annum, इसका मतलब क्या है? देखो, इसका सिंपल सा मतलब है कि जब आप किसी भी रॉ मटेरियल को किसी भी रॉ मटेरियल का 1 यूनिट आप अपनी गोडाउन में या फिर अपनी वेयर हाउस में रखते हो तो उसके लिए कितना खर्चा आता है। सो द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग एंड स्टोरिंग 1 यूनिट ऑफ मटेरियल इन द स्टोर फॉर 1 ईयर। सो जो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर annum है, इसका मतलब क्या है कि भाई 1 यूनिट को अगर आप स्टोर करके रखते हो 1 साल तो आपका कितना खर्चा आता है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, रीऑर्डर लेवल इज 500 यूनिट, एवरेज कंजप्शन इज 50 यूनिट पर वीक एंड एवरेज रीऑर्डर पीरियड इज 2 वीक। व्हाट इज द मिनिमम लेवल। अच्छा, मिनिमम लेवल कितना कैसे निकलता है स्टूडेंट्स, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजप्शन इंटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। सो मिनिमम लेवल का जो फॉर्मूला है मैं यहां पे लिख रहा हूं, मिनिमम लेवल इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजप्शन इंटू एवरेज पीरियड। सो मिनिमम लेवल क्या होगा, यहां पे रीऑर्डर लेवल हमें 500 दे रखा है, एवरेज लेवल आपका 50 इंटू 2 है। सो यहां पे जो राइट आंसर होगा वो होगा 400 यूनिट्स। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो मिनिमम लेवल कितना है, मिनिमम लेवल यहां पे है आपका 500 माइनस 50 इंटू 2 वीक्स। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 24 चलते। इफ द रीऑर्डर लेवल इज 500 यूनिट, अगर रीऑर्डर लेवल 500 यूनिट है, रीऑर्डर क्वांटिटी है 200 यूनिट, मिनिमम कंजप्शन जो है वो 25 है एंड मिनिमम रीऑर्डर पीरियड अगर 4 वीक्स है, सो आपका मैक्सिमम लेवल क्या होगा। देखो बहुत ही सिंपल है, आपका जो मैक्सिमम लेवल है वो उसका फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस, ठीक है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। सो यहाँ पे ये आएगा 700 माइनस 100, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 600। सो ए इज द राइट आंसर। अच्छा, मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है, अभी हमने पढ़ा था, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजप्शन इंटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। सो 25 का जो आंसर होगा वो होगा ए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, जीट इज बेस्ड ऑन 2 प्रिंसिपल्स। जो जीट है वो 2 प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। ओके, जीट इज बेस्ड ऑन 2 प्रिंसिपल्स, व्हिच आर दिस 2 प्रिंसिपल्स, इनमें से 2 प्रिंसिपल कौन सा है। नंबर ए, प्रोड्यूसिंग गुड्स ओनली व्हेन दे आर रिक्वायर्ड एंड परचेज रॉ मटेरियल ओनली व्हेन दे आर नीड फॉर प्रोडक्शन, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी क्या बोल रहे हैं, प्रोड्यूस गुड्स ओनली व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड एंड परचेज रॉ मटेरियल इन ब्लॉक
इन बल्क टू गेट द डिस्काउंट। ये है ऑप्शन 2। ऑप्शन 3 क्या बोलता है, प्रोड्यूस गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट एंड मेंटेन हाई इन्वेंट्री लेवल। ये ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, प्रोड्यूस गुड्स बेस्ड ऑन द फोरकास्टेड डिमांड एंड परचेज रॉ मटेरियल बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा। सो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा राइट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सो प्रोड्यूस गुड्स ओनली व्हेन दे आर रिक्वायर्ड एंड परचेज रॉ मटेरियल ओनली व्हेन दे आर नीड फॉर प्रोडक्शन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा मटेरियल कॉस्टिंग का जो एमसीक्यू है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेबर का जो एमसीक्यू है वो डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे और एक वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।